गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, यदि आईआईटी और नीट के हिसाब से देखा जाए तो इस चैप्टर में से कोई सवाल लगभग पूछा नहीं जाता है। कभी कभार कोई एक आधा पूछ ले तो भले पूछ लो, बाकी इसमें से पूछा नहीं जाता है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नीट या आईआईटी में नहीं पूछा जाता है, परंतु ये सारे चैप्टर्स का बेस है। यदि ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ तो आगे जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो 100% गलतियां करोगे। इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे के सारे चैप्टर्स हम अच्छी तरीके से कर सकें। तो बच्चों, बात आती है कि यूनिट क्या होता है। यूनिट स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमें कोई क्वांटिटी मेजर करनी है तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोई ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके कंपैरिजन में हम कह सकें कि ये चीज़ उससे 2 गुनी है, 4 गुनी है, 6 गुनी है। यानी हम एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं जिसके कंपैरिजन में हम कोई क्वांटिटी मेजर कर सकें। यूनिट यूँ कह दीजिए आप कि एक स्केल होती है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है। जो हम यूनिट लेंगे उसकी खास बात क्या होनी चाहिए? नंबर 1, वह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। स्थान में चेंज होने से यदि यूनिट चेंज हो जाएगा तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होनी चाहिए। दूसरा, इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कहीं पर भी चले जाओ उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, उसमें चेंज नहीं हो। तीसरा, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है नहीं, वो हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाए। जब ये तीनों चीज़ें होगी तब हम कहेंगे कि वो यूनिट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और हमारे काम का है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की और सिस्टम की। जैसे हमने कहा कि इनर्शिया प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी को मेजर कैसे करोगे आप इनर्शिया को? तो हमने कहा कि इसको मेजर हम करते हैं मास के द्वारा। अब फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर किया जाता है तो उसको देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल पार्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक ज़रूरत पड़ती है यूनिट की। न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब कि जैसे हमने कहा कि हमें 10 मीटर लंबी कोई एक लाइन खींचनी है तो मीटर तो हो गया यूनिट और न्यूमेरिकल पार्ट हो गया उसका 10। हमें कोई चीज़ खरीदनी है कि हमें भाई जो है 5 किलो कुछ चीज़ खरीदनी है तो 5 जो है ये 5 तो हो गया न्यूमेरिकल पार्ट और केजी किलोग्राम जो है उसका हो गया यूनिट। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए और दूसरा जो है यूनिट चाहिए। अच्छा, अब आता है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होती है। जबकि डिराइव्ड जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनको दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यूनिट्स को भी हम 2 तरीके से बांट लेते हैं। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम काम में ले लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम ले लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट से ही प्राप्त होते हैं। आगे धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे आपको एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। अब देखो, 1971 से पहले जब तक ऐसा ही सिस्टम जो नहीं आया था तब कौन कौन से सिस्टम जो यूनिट्स के थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, वो लागू थे। एक था MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। FPS जो सिस्टम है ये तो था ब्रिटिश सिस्टम। FPS सिस्टम जो है ये तो था ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, और MKS और CGS इनको हम मैट्रिक सिस्टम भी कह सकते हैं या इनको डेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब
जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो थी उस समय तक वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, एक लेंथ, दूसरी मास और तीसरी टाइम। लेंथ, मास और टाइम, केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ही यूज में आती थी। तो लेंथ को MKS में मेज़र करते थे मीटर से, और CGS में मेज़र करते थे सेंटीमीटर में, और ब्रिटिश सिस्टम जो FPS सिस्टम था उसके अंदर करते थे फुट से। अब बच्चों फुट का ही जो प्लूरल, यदि एक से अधिक फुट होते हैं तो हम फीट बोल देते हैं, FEET फीट, और यदि केवल 1 फुट होता है तो हम उसको फुट बोलते हैं। मास को मेजरमेंट करने के लिए MKS में किलोग्राम, CGS में ग्राम। किलोग्राम और ग्राम के बीच में आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और ये होता है पाउंड। ब्रिटिश सिस्टम में मास मेजरमेंट के लिए आता है पाउंड। अब बच्चों एक याद रखना, पाउंड और एक शब्द आता है पाउंडल, दोनों अलग होते हैं। पाउंडल जो है वो फोर्स की यूनिट में आएगा आगे। माना कि आजकल तो हम ये ब्रिटिश सिस्टम काम में ही नहीं लेते हैं, बंद ही हो गया पूरा ये, पर बात फिर भी पता होनी चाहिए कि पाउंडल पीछे AL नहीं लगाना है, वो फिर फोर्स का यूनिट हो जाएगा। ये पाउंड, पाउंड भी बोलते हैं, पाउंड या पाउंड। और तीनों सिस्टम के अंदर जो टाइम का जो था सिस्टम वो था सेकेंड, चाहे MKS हो, चाहे CGS हो, चाहे FPS हो। और सेकंड के ही जो यदि बड़े यूनिट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर मिनट है, आवर है, ये होते हैं। परंतु जो MKS, CGS और FPS सिस्टम में टाइम मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट था वो था सेकंड। अब बच्चों आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम अब ये दिया किसने? ये एक संस्था थी CGPM। इसको काम दिया गया था कि आप ये डिसाइड करो एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो और हर जगह अवेलेबल हो जाए, और इनवेरिएबल उसके अंदर मतलब जो है समय का मतलब समय या फिजिकल कंडीशंस के कारण, जैसे कहीं टेम्परेचर बढ़ गया या कुछ हो गया तो वो यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस चेंज होती है तो वहाँ यूनिट ही चेंज हो जाए, उसकी लेंथ चेंज हो जाए, उसका वेट चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1971 के अंदर CGPM, जिसकी फुल फॉर्म थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। अब आप इसे ये मत मिला लेना कि ये C तो कॉन्फ्रेंस हो गया, G जनरल हो गया, P जो है वेट और M मेजर्स। तो ये वेट का एक्चुअल में वहाँ पाउंड सब था और उसके अनुसार ये बना था वेट एंड मेजर्स। और फिर ये जो इंग्लिश है, वो जो इंग्लिश थी जिसके अंदर ये है वो फ्रांस की अलग ही लैंग्वेज एक है। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसको कहा गया, किसको? SI सिस्टम को, क्योंकि इसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया 1971 में। और MKS की ही ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। इन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो MKS में 3 मानी गई थी उसको इन्होंने 7 क्वांटिटीज कर दिया। अब 7 क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ, मास और टाइम। ये 3 तो पहले से थे, MKS में भी थे, और ये सेम टू सेम मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये MKS ने पहले दिए थे। और सिंबल के रूप में देखा जाए तो जो है स्मॉल m मीटर का सिंबल है, kg, और s जो है ये टाइम का है। अब बाद में इन्होंने 4 और जोड़ ली, ये इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इनके जो यूनिट दिए वो दिए ये इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर दे दिया, कि टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल और ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी को कैंडेला। और इनके जो है सिंबल दिए वो A फॉर एम्पियर, K फॉर केल्विन, मोल के MOL और कैंडेला का CD। बच्चों एक बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखनी है कि आप जैसे कई जगह देखा आपने लिखा होगा मीटर की जगह कई जगह जो है METER मीटर भी लिखा मिलेगा आपको। अब यूँ है कि ब्रिटिश सिस्टम जो था उसके अंदर इस शब्द जो METER मीटर है इसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जैसा मैंने कहता ना करंट नापने का मीटर, वोल्टेज नापने का मीटर, तो ये एक मीटर की स्पेलिंग ये दे दी। ब्रिटिश इंग्लिश में जो है ये जो है METER ये हम काम में लेते हैं लेंथ के लिए। और एक ये ध्यान रखना हमेशा कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट कहीं लिखो तो स्मॉल a ही लिखना है, मतलब एम्पियर के अंदर स्मॉल a लिखना है, और यदि केवल सिंबल लिखते हो तो कैपिटल A लिखना है। ठीक इसी तरीके से टेम्परेचर के अंदर जब लिखते हो तो स्मॉल KELVIN लिखना है, स्मॉल मतलब K स्मॉल होना चाहिए, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। यहाँ यदि आपने A कैपिटल कर दिया या K कैपिटल कर दिया
तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, फिर ये एम्पियर जो है एक साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, ये केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। तो आपको जो ये बताया हुआ है इसी हिसाब से लिखना है। और आगे जब आप काम करोगे और यदि ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान नहीं रखी, आपने कुछ लिखते समय एम्पियर की जगह ऐसा कैपिटल एम्पियर ए करके कर दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। एसआई सिस्टम में दो सप्लीमेंट्री यूनिट दिए हैं बच्चों, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल रेडियन है और इसको ऐसे लिखा जाता है RAD, और सॉलिड एंगल को जो स्टेरेडियन में नापा जाता है इसको SR लिखा जाता है। अब आप ये पूछोगे कि जो है हमें ये इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, सब्सटेंस, इनकी लुमिनस इंटेंसिटी, इनकी परिभाषाएं नहीं बताई, ये क्या होते हैं। समय आने पे बच्चों सारा बता देंगे। ये अभी इस चैप्टर के अंदर केवल आपको ये पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम जो है इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज ये 7 मानी गई है। आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। अब इस सिस्टम के फायदे क्या है। नंबर 1 कि इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा फायदा, ये 3 जो फायदे मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, और ये फिजिकल कंडीशंस पे चेंज भी नहीं होते हैं, ये तो ठीक है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास इसका जो एडवांटेज है वो है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी यदि है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग यदि फॉर्म्स होते हैं तो उनमें इस यूनिट चेंज नहीं होता है। जैसे एसआई सिस्टम के अंदर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हमने ले ली एक एनर्जी, एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल, जबकि एमके सिस्टम के अंदर एनर्जी के 3 जैसे मालूम फॉर्म देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को तो जूल में मेजर करते हैं, हीट एनर्जी को कैलोरी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वॉट आवर में मेजर करते हैं। यानी यहाँ पे जो है एनर्जी की फॉर्म चेंज हुई तो यूनिट भी चेंज हो गया। जबकि एसआई सिस्टम क्या कहता है, एसआई सिस्टम कहता है कि एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, जो है अलग अलग फॉर्म हो, उनका यूनिट जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का एक ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारी स्लाइड्स को पूरा होता है और नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशन।